नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है हिंदी रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरी हिंदी को सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारा हिंदी का चौथा पार्ट होगा। इससे पहले के वीडियोस में हमने हिंदी भाषा के विकास को कवर किया, कवि परिचय को कवर किया और जो आपका जनसंचार वाला पोर्शन है उसके हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा। आज के वीडियो में हम वर्णमाला का रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। वर्णमाला को ऑलरेडी हम पूरा टॉपिक को थ्योरी में कवर कर चुके हैं। जो आपकी पूरी व्याकरण है उसकी थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये हमारा हिंदी रिवीजन सीरीज का चौथा पार्ट होगा। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट भी नहीं देखे हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस रिवीजन सीरीज के बाद आपके हिंदी के सभी टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ में होता है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है। भाषा की अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और इन्हीं वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। जो अलग अलग आपके वर्ण होते हैं, हर भाषा में वर्ण होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। इन्हीं को जब हम क्रमवार लगाते हैं, ठीक है, क्रमवार यानी कि व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि आपने केवल सारे वर्णों को जमा कर दिया और वो आपकी वर्णमाला बन गई। नहीं, ये आपका होगा व्यवस्थित समूह को, वर्णों के संकलन को नहीं कहते, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं हुआ। जो वर्ण होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो इसे आपको याद करना है, पूछा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अगर हम वर्णों की संख्या की बात करें तो कितने वर्ण हैं यहाँ पर? अगर हम हिंदी में बात करें, देखिए इंग्लिश में टोटल है 26, इसी का डबल कर दीजिए, 52 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है आपने बताना है। सही आंसर हो जाएगा जो ऊ है यहाँ पर, ये आपका ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, हमने वर्णों के बारे में बात करी। वर्ण यहाँ पर आपके दो आपको याद करने हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं आपके व्यंजन। ठीक है। मुख्यतः इनमें बांटा गया है। जो स्वर होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उनको स्वर कहते हैं। ठीक है। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के माध्यम से किया जाता है उनको व्यंजन कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, हमारे पास टोटल 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वरों की संख्या बताइए तो आप 11 बताएंगे, और कुल स्वरों की संख्या बताइए तब आप 13 बताएंगे। जो 2 अयोगवाह वर्ण हैं, अंग और आह, उनको भी शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। तो स्वरों की संख्या क्लियर हो गई। आगे इस बारे में और बात करेंगे। जो क्वेश्चन था कि यहां पर आपको दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर बताना था। देखिए, स्वरों के उच्चारण के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि ऊ। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। इसे आपको याद करना है। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, एक आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और इसके साथ में री होता है। ठीक है। ये 4 हैं, बाकी सारे के सारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। प्लुत स्वर जो होते हैं वो नाटकों में इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो संवाद होता है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर किसी शब्द को लंबा खींचकर बोलना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनि यानी कि वर्ण, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण,
एक ही है। ठीक है, तो ध्वनि की बात हो रही है। वर्णों की बात करें तो आपके दो प्रकार के कहते हैं हम हिंदी में मुख्यतः, या तो होंगे आपके स्वर या होंगे व्यंजन। फिर इनको अलग बांट दिया जाता है कि संयुक्त स्वर कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, आपके संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, वो अलग चीजें हैं। दो ही प्रकार की ध्वनियां हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर वे जो हमने ऊपर बात करी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनके उच्चारण में किसी दूसरे की वर्ण की आवश्यकता नहीं है, और जो स्वरों के माध्यम से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसे याद करेंगे। नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मात्रा के आधार पर, मात्रा यानी उच्चारण के आधार पर एक ही बात है। अगर आपसे उच्चारण पूछे या मात्रा पूछे, इसका आंसर एक ही होगा, तीन होते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी थी ना ऊपर कि जहां पर एक मात्रा का समय लग रहा है वहां पर ह्रस्व स्वर, जहां पर दो मात्रा का समय लगता है वहां पर दीर्घ स्वर, और जहां पे दो से ज्यादा मात्रा का समय लगता है वहां पर आपका प्लुत स्वर आता है। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर पूछे या उच्चारण के आधार पर पूछे, इनका वर्गीकरण यही होगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर केवल आपको चार याद करने हैं, आ, ई और उ और साथ में री, ये केवल ह्रस्व स्वर हैं। बाकी के जो आपके 7 स्वर आते हैं, जो बड़ी वाली आ है, बड़ी वाली ई है, बड़ा वाला उ है और साथ में ए और ऐ, ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, बस इन चारों को याद करना है। एक और बात, जो आपके ह्रस्व स्वर हैं चार जो हमने देखे, इन्हीं को मूल स्वर भी बोला जाता है, इसे भी याद करेंगे। ठीक है, चलिए, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर यानी कि जीव के प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वरों में हमारी जीभ का अग्रभाग काम करता है, कुछ स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग की वजह से होता है, और कुछ स्वरों का उच्चारण जीभ के जो पिछला भाग होता है, पश्च भाग, उनके माध्यम से होता है। तो स्वरों का जीव के आधार पर भी तीन प्रकार होते हैं, या तो अग्र होंगे, या मध्य स्वर होंगे, या पश्च स्वर होंगे। अग्र स्वर वे जो जीभ के आगे के हिस्से की सहायता से बोले जाते हैं, मध्य स्वर वे जो बीच के हिस्से से बोले जाते हैं, और पश्च वे जो पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। तो जीवा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है, मात्रा के आधार पर बताइए, आप उच्चारण के आधार पर बताइए, जीवा के आधार पर बताइए, मुख खुलने बंद होने के आधार पर बताइए, होंठों की स्थिति के आधार पर बताइए, वो सब हम यहां पर देखेंगे। अब इनमें कौन कौन आते हैं उनको याद कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना है मध्य स्वर वाले में। मध्य स्वर में केवल आपका छोटा अ आता है, बस ये वाला केवल मध्य स्वर है। इसके बाद आपको याद करने हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपके चार आते हैं, जिसमें आपका बड़ा आ जाता है, दोनों उ इसी में शामिल हैं और औ इसी में शामिल है। तो ये चार पश्च में है, ये वाला सिंगल मध्य में है, बाकी के जो आपके 5 बचते हैं वो आपके अग्र स्वर में आ जाते हैं। तो इनको आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। देखिए, अगर हम भाषा की इकाई की बात करते हैं, इकाइयों की बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, या जिसे ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अक्षर, फिर आता है पद, फिर बनता है पदबंध, और फिर बनता है उपवाक्य, और फिर बन जाता है वाक्य। ठीक है, पूछा गया है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो वर्णों के बाद क्या बनता है, अक्षर बनता है। एक से ज्यादा अक्षरों के मेल को पद कहते हैं, फिर बनता है पदबंध, फिर बनता है उपवाक्य, फिर बनता है वाक्य। तो एक से ज्यादा वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। जो स्वतंत्रता से बोले जाते हैं, जिनको अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कहा जाता है स्वर, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर बताइए।
कई बार आपसे ऐसे ही पूछ लेता है, दीर्घ स्वर बताइए, अग्र स्वर बताइए, पश्च स्वर बताइए, ह्रस्व स्वर बताइए। इसीलिए हमने पहले वर्गीकरण को देखा और साथ में मैं आपको थ्योरी भी कवर कराते हुए चल रहा हूं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएं। देखिए, दीर्घ स्वर पूछा है। दीर्घ स्वर हमने बोला ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में 2 मात्रा से ज्यादा का समय लगता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके स्वर आपको पता ही हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, उनमें से 7 आपके कितने होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। 4 आपके ह्रस्व होते हैं, बस उनको याद कर लीजिए, आ, ई, उ और री। बस ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी का देखिए, इनमें से ना यहां पर आपको इन चारों में से कोई भी नहीं दिख रहा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है। ह्रस्व स्वर ये 4 होते हैं, छोटी आ, छोटी ई, छोटी उ और साथ में री। ठीक है, बाकी के सारे स्वर आपके जो 7 बचते हैं वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, जैसा हमने ऊपर बात करी। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। देखिए, मुख खुलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है, उस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत, यानी कि जिसमें पूरा मुंह खुलता है। एक होता है आपका अर्धविवृत, जिसमें आधा मुंह खुलता है। एक होता है संवृत, जिसमें मुंह पूरा बंद होता है। और एक होता है अर्ध संवृत, जिसमें मुंह आधे से ज्यादा बंद होता है। ठीक है, तो मुख खुलने के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। यहां पर हमें पूछा है अर्धविवृत। अर्धविवृत में आपके कौन कौन आते हैं। अर्धविवृत में आपका छोटी आ आता है, ऐ आता है और औ आता है। इनमें से देखिए कौन आपको यहां पर दिख रहा है, तो इनमें से आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अर्धविवृत हैं। ठीक है, ये सारे यही तो हैं यहां पर, ये सारे के सारे हमारे अर्धविवृत हैं। विवृत की बात करते हैं, जिसमें हमारा मुख द्वार पूरा खुला होता है। विवृत में केवल एक आता है, वो आपका बड़ी आ आती है, ये विवृत में आती है। फिर आता है संवृत, जिसमें मुंह पूरा बंद होता है, उसमें आपकी ई और उ, छोटी ई बड़ी ई दोनों, छोटा उ बड़ा उ दोनों, ये सब आपके संवृत में आते हैं। और फिर आता है अर्ध संवृत, जिसमें आपके केवल 2 आते हैं, एक ए आता है और एक औ आता है। बस इसको याद कर लेना है। ठीक है, अर्ध विवृत में 4 आते हैं, 3 आते हैं जो हमने यहां पर देखे। विवृत में केवल एक आता है, बड़ी वाली आ आती है। संवृत के अंदर आपके ई और उ आते हैं, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों शामिल हैं। और अर्ध संवृत में केवल आपका ए आता है और औ आता है। बस इनको आपको याद करना है। ठीक है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं और उन्हीं को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, वर्णों को ही लिपि चिन्ह कहते हैं और जब हम वर्णमाला को लिखते हैं उसे ही किसी भी भाषा की लिपि बोला जाता है। ठीक है, जो वर्ण होते हैं उन्हें ही लिपि चिन्ह कहते हैं और उन्हीं लिपि चिन्हों का जो हम सार्थक समूह लगाते हैं, क्रमवार उनको अरेंज करते हैं, वही हमारी वर्णमाला होती है और वही हमारी लिपि होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्णों को क्रम से लिखना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है और इसी को हमने पढ़ा कि इसे ही वर्णमाला कहते हैं। बस इतना याद करना आपको, जैसे एक बार क्वेश्चन पेपर में ये आया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये पूछा गया था। हो सकता है ऑप्शन में दे दे, आपको पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, ऑप्शन में दे दे लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को, तो वो भी सही होगा क्योंकि वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। देखिए, वर्णमाला के अनुसार अगर हम बात करते हैं, हमने ऊपर बात करी कि स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है उच्चारण के आधार पे। ठीक है, और ये सारे उसी के वर्गीकरण हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे स्वर हैं, इसे आपको याद करना है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, जो प्लुत स्वर होता है जिसका इस्तेमाल नाटक आदि में किया जाता है, इसे बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा मात्राओं का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य से बोला जाता है? देखिए, कंठ तालव्यों से अगर हम बात करें, स्वरों का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कंठ तालव्य की, देखिए जो ए वाला आपका वर्ण है ये कंठ तालव्य से बोला जाता है। कंठ तालव्य से केवल आपके दो स्वरों का उच्चारण होता है, एक आपका ए का होता है और एक आई का होता है। इन दोनों का उच्चारण कंठ तालव्य से हो जाता है। ठीक है, इनको याद करेंगे। एक और चीज याद करेंगे, जो आपकी आ आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, इन दोनों का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, जो ई होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इन दोनों का उच्चारण तालु से होता है या तालव्य से होता है। ठीक है, और आप जानते हैं ए आपका किससे मिलकर बना है? ए आपका आ धन ई से मिलकर बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यह याद करना है, आ और ई, आ छोटी हो या बड़ी हो कंठ से बोली जाती है, ई छोटी हो या बड़ी हो तालव्य से बोली जाती है। इसके अलावा जो आपके ऊ होते हैं, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों के दोनों, ये आपके होठों की सहायता से बोले जाते हैं, इनको होष्ठ्य बोला जाता है। ठीक है, ये होष्ठ से बोले जाते हैं। और एक आता है आपका री, ये मूर्धन्य से बोला जाता है। तो स्वरों का वर्गीकरण जो उच्चारण के आधार पर, वो भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है, उसे आपको याद करना है। ठीक है, उच्चारण नहीं, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है। एक और चीज, जो औ और औ होते हैं, ये दोनों होष्ठ कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, होंठ और कंठ दोनों आ जाते हैं यहां पर, तो इन सबको आपको याद करना है। एक क्वेश्चन में मैंने आपको सभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान था उनको हमने देख लिया। ठीक है, आगे हम व्यंजनों को भी इसी प्रकार देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपने अच्छा कौन सा है, तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है आपका, आपने बताना है। देखिए, औ और आ ये दोनों के दोनों दीर्घ स्वर हैं। ऊ जो है ये ह्रस्व स्वर है, इसे आप बता देंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी होगा यहां पर। ठीक है, ये ए और बी होगा, ये दोनों आपके दीर्घ स्वर हैं। बस आपको दीर्घ स्वर जो 7 हैं उनको याद नहीं करना, आपको केवल 4 याद कर लेने हैं। आ याद कर लेना है, ई याद कर लेना है, ऊ याद कर लेना है और री याद कर लेना है। ये आपके मूल स्वर होते हैं, यही आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इनमें से आपने बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। संयुक्त स्वर की बात हो रही है, संयुक्त व्यंजन पे आप नहीं जाएंगे, वो अलग चीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं हमारे संयुक्त स्वर? हमारे संयुक्त स्वर एक होता है ऐ, एक होती है बड़ी ऐ, इसके साथ होता है आपका औ और इसके साथ होता है ये वाला औ। ठीक है, ये 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। अब देखिए, ये भी है यहां पर, ये भी है, ये भी है, ये नहीं होगा संयुक्त स्वर। ये किस किस से मिलकर बने हैं उनको देख लेते हैं। जो आपका ए बना है ये आपका छोटी आ और छोटी ई से मिलकर बना है। जो ये आपका ए बना है ये आपका छोटा आ और जो इसके साथ का है ए, इससे मिलकर बना है। जो औ बना है ये आपकी छोटी आ और औ के साथ मिलकर बना है। ठीक है, इसको भी याद, ऊ के साथ मिलकर बना है। ठीक है, जो ये आपका ओ बना है ये आपका छोटी आ और छोटे ऊ के साथ मिलकर बना है। और जो आपका ये औ बना है ये आपका छोटी आ के साथ औ मिला है और तब ये बना है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। 4 होते हैं, 1, 2, 3 और साथ में ये वाला, तो इसे आपको याद करना है। ठीक है, पूछा जाता है। जल्दी से यहां पर एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, वहां पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा था। जो ए है ये आपके छोटी आ और ए से मिलकर बना है। इसकी बात करें ये आपके आ और ई से मिलकर बना है। औ की बात करें ये आपके छोटी आ और ऊ से मिलकर बना है। और औ की बात करें तो ये आपका छोटी आ धन
औ से बना है। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए, अब हिंदी स्वरों का वर्गीकरण करना है, अभी हम केवल स्वरों पर चल रहे हैं, व्यंजन भी आएंगे। ठीक है, हिंदी स्वरों का जब वर्गीकरण हम जीभ के प्रयोग के आधार पर करते हैं, भाग के आधार पर कि कौन से भाग से स्वर का उच्चारण किया जा रहा है। 3 हमने पढ़े, एक हमने बोला मध्य स्वर, एक हमने बोला पश्च स्वर, एक हमने बोला अग्र स्वर। जो विवृत आता है ये मुख खुलने के आधार पर है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, इसे याद करेंगे। ठीक है, मध्य स्वर में कौन कौन आते हैं, हमने ऊपर देखा केवल आ आता है। ठीक है, पश्च स्वर में कौन कौन आते हैं, तो पश्च स्वर में आपकी बड़ी आ आती है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, औ आता है और साथ में औ भी आता है। ये आपके पश्च में आते हैं। अग्र की बात करते हैं तो अग्र में आपके ई आती है और ए आते हैं, छोटे और बड़े दोनों इसी में शामिल हैं। ठीक है, चलिए, ष ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। अब आपको स्व बताना है कि ये स्वर नहीं होगा, यहां पर होगा किस वर्ण के अंतर्गत आती है। जो ये अक्षा है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। जैसे संयुक्त स्वर थे उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। एक आपका अक्षा होता है, एक त्रा होता है, एक आपका ज्ञा होता है और एक आपका श्रा होता है। ठीक है, ये वाला, तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अक्षा क्या है, संयुक्त व्यंजन। किससे मिलकर बना है आपका ये वाला, तो ये आपका आधा क धन षटकोण वाली सा से मिलकर बना है कक्षा। ठीक है, इसको आपको याद करना है। बाकियों के बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपसे सिर्फ संख्या पूछेगा तब आप 11 बताएंगे, कुल संख्या पूछेगा तब आप 13 बताएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर हमारे पास 11 होते हैं, जिसमें आपकी जो आ है, छोटी आ और बड़ी आ दोनों आते हैं, ई छोटी ई और बड़ी ई दोनों आते हैं, ऊ और इसके साथ में ए और औ छोटे और बड़े दोनों, ये हो गए 10 और साथ में री को जोड़ दिया जाता है, तो स्वर आपकी 11 हो गए। लेकिन जब आपसे कुल पूछा जाता है तो हम साथ में जो अयोगवाह वर्ण होते हैं, एक होता है अंग वाला और एक होता है ये वाला, इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं, लेकिन इनको भी स्वरों के साथ रखा जाता है। लिखे ये स्वरों के साथ जाते हैं, उच्चारण इनका व्यंजनों की तरह होता है। ठीक है, तो कुल में पूछेगा, इनको भी जोड़ देंगे, संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वर आपने बताना है। स्वर की संख्या 11 होती है, नाम मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। 5 आपको जो याद करना है, जो छोटे बड़े दोनों में है, और साथ में री को याद कर लेना है। जा आप देखते ही बता देंगे ये तो व्यंजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर यानी कि जिसका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है। और पश्च स्वर में मैंने आपको बताया कौन कौन आते हैं। आपकी बड़ी आ आती है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, औ आता है, इसके साथ में औ आता है, तो ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। देखिए कौन दिख रहा है यहां पर, ये रहा। ठीक है, और बाकी तो स्वर भी नहीं है, तो आप इजीली एलिमिनेट भी कर देंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, मध्य स्वर में केवल एक आता है, ये वाला, इसे भी याद करेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। स्वर आपने बताना है, तो स्वरों की संख्या मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन से हैं वो भी बता चुका हूं। वर्गीकरण भी हम कर चुके हैं, वर्गीकरण में कौन कौन से वाले में आता है, किस वर्ग में आता है, वो भी हम कर चुके हैं। इजीली बता देंगे, जो ए है आपका ये स्वर है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो देखिए, कृपा में भी लगा हुआ है, दृष्टि में भी लगा हुआ है, कृष्णा में भी लगा हुआ है, यहां पर री स्वर नहीं है। काफी सिंपल है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये सब आपके स्वर के प्रकार हैं। किस आधार पर हैं, उच्चारण के आधार पर हैं। किस आधार पर हैं, मात्रा के आधार पर हैं। जहां पर एक मात्रा का समय लगे बोलने में वो ह्रस्व स्वर, जहां 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर, जहां 2 से अधिक मात्रा का समय लगे प्लुत स्वर।
ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल हैं मैं आपको बता चुका हूं, केवल ह्रस्व को याद कर लीजिए, आ, ई, उ और साथ में री, बस ये आपके ह्रस्व हैं, बाकी सारे आपके दीर्घ में आते हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इनमें से अगर हम अर्धस्वर की बात करते हैं, पहले बात करते हैं अर्धस्वर होते क्या हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य में किया जाता है, यानी कि ना तो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और ना ही ऐसे हैं कि आप बिना स्वरों के उनको बोल सकें, ठीक है। तो व्यंजन की तरह भी हैं, स्वर की तरह भी हैं, ऐसे वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके दो आपको याद करने हैं, या और वा। ये आपके अर्धस्वर कहलाते हैं, या होता है और वा होता है। तो यहां पर हमें दिख रहा है या, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, जो आपके या, र, ल और व होते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन यानी ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य में आते हैं, इन्हीं को अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी बोला जाता है, लेकिन जो मुख्यतः माने जाते हैं अर्धस्वर प्रॉपर, अगर आपको पूछा जाए तो या और वा को माना जाता है। इसीलिए हमने ना रा को चूज किया यहां पर, ना ला को चूज किया। आपको इन दोनों को याद करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तब आप इनमें से जो आपको ऑप्शन में दिख जाए उसको टिक करेंगे। या और वा मुख्यतः अर्धस्वर माने जाते हैं, ठीक है। इसे आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ देखिए, रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, जाति भी होती है, आकाश इसका अर्थ नहीं होता। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस में नहीं जुड़ा हुआ है री? आप देख सकते हैं सब में री जुड़ा हुआ है, केवल रिवाज में नहीं है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? अब संवृत आपने बताना है। संवृत यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख का द्वार पूरी तरीके से बंद होता है। जैसे हमने ऊपर बात करी कि मुख खुलने के आधार पे स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका विवृत होता है, संवृत होता है, अर्धविवृत होता है, अर्धसंवृत होता है। संवृत में आपके आते हैं 4 वर्ण। कौन कौन से आते हैं? 4। एक आपका ई आता है और एक आपका ऊ आता है। छोटी बड़ी दोनों इसमें शामिल हैं। अब ढूंढिए यहां पर कौन सा आपको दिख रहा है। आप देख लेंगे जो ई है ये यहां पर आपको दिख गया, ये आपके संवृत होते हैं। ई और ऊ इनके उच्चारण में अगर आप करके भी देखेंगे, जोर से बोलकर देखेंगे, तो आप पाएंगे इनके उच्चारण में आपका मुंह बंद हो रहा है। तो ये आपके संवृत स्वर हैं, ठीक है। विवृत कौन होता है? जिसमें हमारा मुख पूरा खुला होता है। विवृत में आता है आपका ये वाला आ, ठीक है, ये विवृत में आता है। अर्ध संवृत कौन से होते हैं? जिसमें हमारा मुंह आधे से ज्यादा बंद होता है। अर्ध संवृत में आपका ए और ये वाला ओ आता है, ठीक है। और अर्ध विवृत की बात करें जिसमें हमारा मुंह आधे से ज्यादा खुला होता है, तो उसमें आपका अ आता है, छोटी वाली ये वाली अ आती है और ये वाला औ आता है। तो इनको आपको याद करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन है। अर्धस्वर अब आप देखते ही पहचान जाएंगे या। केवल आपको इन दो के नाम याद करने हैं, या और वा, इन दोनों को अर्धस्वर बोला जाता है, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ कैसा है? अभी हमने देखा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख हमारा बंद होता है, और उसमें हमने केवल ई और ऊ के ही तो पढ़ा, छोटे और बड़े दोनों इसमें शामिल हैं। ऊ के बारे में बात कर रहा है, ये संवृत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको याद करना है, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? देखिए, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए उसने 5 आधार यहां पर स्वीकार किए हैं, जिसमें आपका स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान शामिल है। इन्हें आपको याद करना है। किसके द्वारा इनको स्वीकार किया गया है? पाणिनि के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वनिम क्या होती है?
उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। लिखित की अगर हम बात करते हैं, भाषा की लिखित में सबसे छोटी इकाई कौन होती है? आपकी वर्ण होती है। ठीक है। उच्चारण में बात करें तो उसे ही स्वनिम बोला जाता है, उसे ही ध्वनि बोला जाता है। ठीक है। और जब कई सारे ध्वनियों को मिला देते हैं तो फिर आपके शब्दों का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो स्वनिम यहां पर आपको याद करना है, पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? अब यहां पर केवल स्वर पूछा है, कुल नहीं पूछा है, तो हम यहां पर आंसर कर देंगे 11 स्वर माने जाते हैं। ठीक है। तो याद करेंगे, कुल पूछ लेता, अगर यहां पर कुल शब्द होता तो हम 13 पर टिक करते, अयोगवाह को जोड़ लेते। कुल नहीं है, केवल स्वर पूछे हैं, तो 11 स्वर माने जाते हैं जो हमने ऊपर देखे हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। और क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ण, फिर आपका अक्षर होता है, फिर पद बनते हैं, पदबंध बनते हैं, उपवाक्य और फिर वाक्य बन जाते हैं। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ई के उच्चारण कहां से होता है? जीभ के प्रयोग के आधार पे हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है। मध्य में केवल एक आता है, छोटी आ, तो ये तो होगा नहीं, मध्य आप सीधा एलिमिनेट कर देंगे। ई के बारे में बताना है तो जो ई है और जो ए है, छोटा और बड़ा दोनों, ये दोनों के दोनों अग्र भाग से बोले जाते हैं, अग्र भाग से बोले जाते हैं। ठीक है। ई और ए, चाहे छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ए हो, बड़ा ए हो, ये दोनों के दोनों, चारों के चारों अग्र भाग से बोले जाते हैं। तो कैसा है ये? ई स्वर आपका अग्र भाग से है। ठीक है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? देखिए, प्रसन्नता शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। युग्मक ध्वनि वो ध्वनि होती है जब किसी शब्द के अंदर एक ही ध्वनि दो होने की स्थिति में आ जाए, उसका दोहराव हो जाए। जैसे प्रसन्नता है यहां पर, तो ना यहां पर रिपीट हो रहा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी? जैसे हम दिक्कत की बात करते हैं, दिक्कत अगर आप लिखेंगे तो वहां पर भी एक ही जो ध्वनि है वो 2 बार आपको सुनाई देगी। ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको युग्मक ध्वनि बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें, प्रसन्नता की हमने बात करी, अक्षुणता की बात करी, इसके अलावा प्रफुल्लता की बात करी, तो यहां पर आप देखेंगे रिपीटिशन हो रहा है एक ही वर्ण का, तो वहां पर आपका युग्मक ध्वनि होती है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर आपने बताना है। अभी हमने बात करी कि जो आपका ई है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये दोनों के दोनों कहां से बोले जाते हैं? अग्रभाग से। जो आपका छोटा आ है, ये हमने बोला केवल मध्य से बोला जाता है। बस आपका एक ही बचा, इजीली एलिमिनेट कर देंगे। जो आ है ये आपके पश्च स्वर से बोला जाता है, इसे आपको याद करना है। ठीक है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अब इनमें से बताना है अर्धस्वर, वही क्वेश्चन है आपका। अर्धस्वर होता है आपका या, केवल 2 होते हैं अर्धस्वर आपके, या और वा होता है। इन दोनों को ही आपको याद करना है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो किसी भी स्वर के उच्चारण जो हम बोलते हैं उनको, तो उसमें लगने वाले समय को मात्रा बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे सब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो भी हमने पढ़े हैं, ह्रस्व स्वर। कुछ को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और कुछ को उच्चारण करने में 2 से ज्यादा का समय लगता है, जैसे नाटकों में लगता है, तो वहां पर उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। तो इसे याद करेंगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। और इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। हिंदी की अग्र अवृतकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? देखिए, अग्र अवृतकार आपने बताना है संवृत ध्वनि। देखिए, हमने जीभ के आधार पे बात कर ली, हमने जो मुख द्वार खुलने के आधार पे बात कर ली, हमने उच्चारण के आधार पे बात कर ली। एक और होता है होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर आपके जो स्वर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक वो जिसमें होंठ जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो होंठ गोलाकार नहीं होते, और एक में होंठ गोलाकार हो जाते हैं। जिसमें होंठ गोलाकार हो जाते हैं उनको वृत्तमुखी बोला जाता है, और जिसमें नहीं होते उनको
आवृतमुखी बोला जाता है। तो यहां पर आवृत भी पूछा है और संवृत भी पूछा है, यानी होंठों की स्थिति के आधार पर भी और संवृत मुख खुलने के आधार पर या मुख बंद होने के आधार पर, तो दोनों आपने बताना है। जो आवृत भी हो जिसमें होंठ गोलाकार नहीं होते और जो ऐसा भी हो जिसमें मुख हमारा बंद होता है। सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अवृतकार में आपके कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें आपकी छोटी आ है, ठीक है, बड़ी आ है, साथ में छोटी ई, बड़ी ई और जो ए है, इसके अलावा ये वाली ए और री। ठीक है, संवृत की बात करें, संवृत में आपकी ई और ऊ आते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, दोनों। आप देखेंगे ई आपको यहां पर भी है, ई यहां पर भी है और ई आपका यहां पर भी है। तो यही आपसे पूछा गया था, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या हमने देखी 52 होती है, लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु हैं इनके अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या 43 होती है। इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण या किसी अवरोध के बिना होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा है किनका उच्चारण दूसरे वर्ण के बिना हो जाता है। जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के बिना हो जाता है उनका हम स्वर कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है वो स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों के माध्यम से होता है, स्वरों की मदद से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं। तो देखिए, अर्धस्वर होते हैं आपके या और वा, बस यही दोनों याद करने हैं, इन्हीं दोनों को अर्धस्वर बोला जाता है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण आपका भाषा के नियम होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं आपकी ध्वनि को। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वर्ण को, अगर हम उसे लिख दें तो वो आपका वर्ण कहलाएगा और उसी वर्ण को अगर हम उच्चारित कर दें वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, बोली का लघुतम रूप क्या होता है? बोली यानी भाषा की बात हो रही है और भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करते हैं वर्ण होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हमने बात करी अंग्रेजी में होते हैं 56, इसका डबल कर दीजिए, हिंदी में होते हैं 52। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा र का विवरण दीजिए। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे बन जाते हैं कि एक ही वर्ण का आपसे पूरी डिटेल पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का है। रा की बात करें, रा आपका वतस्य है, यानी यह आपका दंत्य है। ठीक है, दंतमूल है। लुंठित है, ये बहुत बार आता है। इसी को अगर आपको पता होगा, इसी से आप पहचान जाएंगे जो रा होता है ये आपका लुंठित वर्ण है। ठीक है, जो हमने आपके अंतःस्थ व्यंजन पढ़े, कौन कौन से थे अंतःस्थ व्यंजन? य, र, ल और व। इसमें य और व तो क्या है? अर्धस्वर है। जो रा है ये आपका लुंठित व्यंजन है और जो ला है ये आपका पार्श्विक व्यंजन है। इनको भी याद करना बहुत बार आता है। ठीक है, जैसे ही हमें लुंठित दिख गया यहां पर हम इसको टिक कर देंगे। रा का विवरण यही होता है। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको याद करनी है। हमने आगे नहीं देखा, सघोष को नहीं देखा, अल्पप्राण को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये आपका रा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन यानी आपके य, र, ल, व जो आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं सभी के सभी आपके सघोष होते हैं और सभी के सभी आपके अल्पप्राण हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद करना, इसे से भी आप पहचान जाएंगे। जो आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं सब सघोष होते हैं और सब अल्पप्राण होते हैं। तो ये इसका सही वर्गीकरण है। नेक्स्ट है हमारा सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? अब हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, स्वरों के बारे में हमने पूरी डिटेल देख ली। देखिए, स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के अलग अलग स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? हमारे पास 5 महत्वपूर्ण वर्ग हैं हमारी वर्णमाला में। एक होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक होता है ता वर्ग और एक होता है पा वर्ग। ठीक है, जैसे हम कचट तप बोलते हैं।
का वर्ग के अंदर भी आपके 5 वर्ण हैं, इसमें भी 5 वर्ण, इसमें भी 5 वर्ण, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। टोटल इनकी संख्या हो गई है 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, इसे आपको याद करना है। इनमें से अगर हम बात करते हैं या और रा, आपको दिख गया ये दोनों अंतस्थ व्यंजन है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहां पर भी रा दिख गया आपका अंतस्थ व्यंजन है, यहां पर भी दिख गया अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। जो कचट तप हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग क्या होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संख्या अगर पूछ लेगा इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की। जो आपका शा है यहां पर, ये हा है, ये क्या होते हैं, ये आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। जो आपकी षटकोण वाली शा आती है, ये वाली शा होती है, ये होता है और ये चारों के चारों संघर्षी व्यंजन या जिनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, इनको बोला जाता है। तो एलिमिनेट करके भी आप कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी नहीं पढ़े हैं, अंतस्थ व्यंजन आपको याद हो गए होंगे, कई बार हम कर चुके हैं, केवल उन्हीं की पहचान से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। वह व्यंजन कौन सा है? देखिए वह की हम बात कर चुके हैं, वह आपका अंतस्थ व्यंजन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है, इनको याद करेंगे। नेक्स्ट है प, फ, भ, भ और म व्यंजन उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण पूछा जाता है व्यंजनों में भी। आपको केवल एक ट्रिक याद कर लेनी है। आपको जो 25 स्पर्श व्यंजन है, आप देखते ही बता देंगे कि किसका उच्चारण कहां से होता है। क्या याद करना है? जब आपको पेपर में आए तो आपको रफ में केवल एक ट्रिक लिख लेनी है। आपको सबसे पहले कचट तप लिख लेना है, क, च, ट, त और प। इनके सामने आपको के, टी, एम, डी और ओ लिख लेना है। जो का वर्ग है वो आपके कंठ से बोला जाएगा, जो ता वर्ग है तालव्य से बोला जाएगा, जो टा वर्ग है मूर्धन्य से बोला जाएगा, जो ता वर्ग है ये आपके दंत से बोला जाएगा और पा वर्ग आपके होंठ से बोला जाएगा। तो पा वर्ग पूछा है, देखते ही बता देंगे होंठ से बोला जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस इसको याद कर लेना है। 25 व्यंजन आपके उच्चारण स्थान आपको याद हो गए। कई बार पूछता है बताइए जा कहां से बोला जाता है, का कहां से बोला जाता है, ग का उच्चारण बताइए। आपको बस इतना याद करना है कौन किस वर्ग में आता है। कचट तप, केटीएम 2 इसको लिख लेना है, देखते ही बता देंगे। हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं? हमने बात करी 52। 11 स्वरों के उच्चारण मैंने आपको ऊपर बताए और यहां पर 25 के हमने देख लिए, तो 36 आपको ऐसे ही याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाया जाता है उनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं? एक आपका अक्षा होता है, एक आपका त्रा होता है, एक आपका जो ज्ञा होता है, ठीक है। ज्ञा भी आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है और साथ में आपका एक श्रा होता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 होती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किस किस व्यंजन से मिलकर बना है। जो आपका ये वाली शा होती है, अक्षा होती है, ये आपकी का व्यंजन और साथ में षटकोण वाली व्यंजन के साथ मिलकर बना है, ठीक है। जो आपकी त्रा होता है ये आपके आधा ता और साथ में रा के साथ मिलकर बना है। जो आपका ज्ञानी वाला ज्ञा होता है ये आपके आधा जा और साथ में जो ये ज्या होता है इससे मिलकर बना है। और श्राव की बात करते हैं, श्रा की बात करते हैं, तो श्रा वाला आपका आधा गोल वाली जो शा होती है और रा से मिलकर बना है। इनको आपको याद करना है, पूछा जाता है, ठीक है। एक और चीज, हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजनों का क्रम आपसे पूछा जाता है। जो आपकी ये वाली है ये हिंदी शब्दकोश में क के बाद आती है, ठीक है। और जो आपकी त्रा है ये त के बाद आती है। क्वेश्चन बना था कि जो आपका अक्षा है ये कहां पर आती है आपकी हिंदी शब्दकोश में? क के बाद।
त्र आपके ता के बाद आता है, जो ज्ञा होता है आपके ज के बाद आता है, और जो श्रा होती है ये शा के बाद आता है, क्योंकि इन्हीं के आधों से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बाद आपके क्या आएंगे, ये आते हैं। ठीक है, का के बाद अक्षा, ता के बाद त्र, इनको याद करेंगे, इनका स्थान पूछा जाता है हिंदी शब्द कोश में। या र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो कई बार हमने देख लिया, अच्छे से अब आपको याद हो जाएगा। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े, इनकी संख्या 25 होती है। ऊष्म व्यंजन या जिनको संघर्षी भी कहते हैं, शा, शा, ह और षटकोण वाली शा, ये आपके संघर्षी होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, तो इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, इनमें से इजीली आप देखकर बता देंगे, 4 ही तो होते हैं, या र ला वा, ला आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, देखिए कौन सा वर्ण यहां पर दंत्य नहीं है, सही आंसर है आपका या। जो या है अंतस्थ व्यंजन, ये आपके तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है, दंत्य नहीं है, या आपका दंत्य यहां पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, तो मूर्धन्य आपने बताना है, वही वाली ट्रिक आपको लगा देनी है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन दिए हैं। तो कचट तप को लिख लीजिए, इधर केटीएम को लिख लीजिए, तो टा और मां साथ में आ रहे हैं, यानी कि जो टा वर्ग होगा ये मूर्धन्य से बोला जाता है। और आप देखेंगे टा वर्ग आपको कहां पर दिख जाएगा, टा वर्ग आपको दिख जाएगा डा और अड़ा में। ऑप्शन डी हमारा टा ठा डा ढा यही तो होता है इसमें, तो ये आपके मूर्धन्य हो जाएंगे। इसे आपको याद करना है। ठीक है, केवल आपको वो याद करना है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो व्यंजन नहीं है, देखते ही बता देंगे, ऊ यहां पर स्वर है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, देखिए जो हमने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े, जो आपका ग्रुप था कचट तप, ठीक है, इसमें हर ग्रुप में 5-5 वर्ण होते हैं। हर ग्रुप का जो आखिरी वर्ण होता है, हर जो आपके 5 महत्वपूर्ण वर्ग हैं, का वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, जैसे का वर्ग का आखिरी वर्ण होता है ये वाला, ठीक है, चा वर्ग का आखिरी वर्ण होता है आपका जो ये वाला होता है ज्या, ठीक है, टा वर्ग का आखिरी वर्ण होता है अणा, जो ता वर्ग है उसका आखिरी वर्ण होता है ना, और जो पा वर्ग है उसका आखिरी वर्ण होता है मा। तो ये पांचों के पांचों आपके नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का अंतिम वर्ण नासिकीय व्यंजन होता है, इसे आपको याद करेंगे। यहां पर कौन है, ज्या यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, तो कहां पर रिपीटेशन हो रहा है, द्वित्व यानी कि एक ही चीज 2 बार आ रही है, तो दिल्ली से आप बता देंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, देखते ही पता भी चल रहा है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन मैं आपको बता चुका हूं 4 होते हैं, जिसमें आपका ज्ञा भी शामिल हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या रा लावा, ऑप्शन ए। तालव्य व्यंजन आपने बताना है कौन सा होता है। यहां पर देखिए फिर से वही है, आपको एक तरफ कचट तप लिख लेना है और एक तरफ केटीएम 2 लिख लेना है। तालव्य की बात हो रही है, अगर आप लिखेंगे के टी, यहां पर तालव्य आ गया और यहां पर लिखेंगे क च, इतना ही काफी है। तो चा वर्ग आपके तालव्य से आता है, चा वर्ग को ढूंढिए और टिक मार दीजिए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक और चीज याद करना, जो ये स्पर्श व्यंजन है यहां पर वर्ग लिखे गए हैं, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, हर वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है इनको अघोष कहते हैं। ठीक है, ये अघोष होते हैं, क्योंकि अघोष और सघोष भी पूछा जाता है। हर वर्ग का जो आगे के 2 होते हैं वो अघोष होते हैं, बस इतना याद कर लीजिए, आगे के 2 अघोष होते हैं, आ से आगे और आ से अघोष, और अघोष के बाद आता है सघोष, जो पीछे के 3 होते हैं उनको बोला जाता है सघोष। ठीक है, इसे भी याद करेंगे। और हर वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है वो आपके अल्प प्राण होते हैं। हर वर्ग का जो दूसरा और चौथा होता है ये महाप्राण होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इनमें से
कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिए इनमें से बताना है, स्पर्श व्यंजन देखते ही बता देंगे। या क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, तो टा वर्ग अब आपने बताना है। फिर से अगर आप उस ट्रिक को लिखेंगे, इधर आपको लिख लेना है के टी एम और इधर लिख लीजिए क च ट, बट टा को ही तो हमको देखना है तो यहीं तक लिखते हैं। टा वर्ग मूर्धन्य से आता है, सीधा बता देंगे मूर्धन्य में आपका यह है। ठीक है, तो टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार देता है कंफ्यूज करने के लिए। संयुक्त व्यंजन नहीं है ये वाली जो षटकोण वाली शा है। षटकोण वाला आपका संघर्षी व्यंजन है या जिसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये 3 और साथ में जो ज्ञा होता है ये आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, इनकी संख्या 33 हो जाती है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके जो संघर्षी व्यंजन है, संख्या हो गई है 33। ठीक है, साथ में आपके जो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, उनको भी जोड़ देते हैं, संख्या हो गई 37। 2 होते हैं द्विगु व्यंजन जिन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें आपका जो डा है और डा है बिंदी वाले ये आते हैं, तब इनकी संख्या हो जाती है 39। और जो कुल स्वर हैं उनकी संख्या है 13, उनको जोड़ दीजिए, टोटल वर्णमाला बन जाती है 52 वर्णों की। तो इनको याद करेंगे, वर्गीकरण पूछा जाता है। ठीक है, केवल व्यंजन पूछेगा तो 33 आप यहां पर बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक व्यंजन मैंने आपको बोला था पूछा जाता है, जो ला है आपका ये पार्श्विक है। इसको याद करना भी काफी सिंपल है। देखिए या, रा, ल और वा अंतस्थ व्यंजन उम्मीद करता हूं आपको याद हो चुके होंगे। या और वाह पहला और आखिरी ये दोनों क्या हैं, अर्ध स्वर हैं। अब एक इनमें से लुंठित है, एक इनमें से पार्श्विक है। तो लुंठित का ला और ये वाला ला आपस में नहीं मिलने चाहिए, तो लुंठित हो जाएगा रा और पार्श्विक हो जाएगा ला। सही आंसर ला है। ठीक है, निम्न में से कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ नहीं है हा, या, रा, व और साथ में ला ये अंतस्थ हैं। जो हा है आपका ये संघर्षी व्यंजन है, जिसे ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है। हिंदी की दंत्य ध्वनि बताइए। अब आपने बताना है दंत्य ध्वनि, तो दंत यानी दा वाला हमको चाहिए, तो के टी एम 2 यहीं तक चलते हैं। यहां पर लिख लेते हैं क च ट और ता। ता वर्ग जो होता है वो दंत से बोला जाता है। ता वर्ग कौन सा है, ता वर्ग आपका ये वाला है। सीधा आंसर आप टिक करेंगे। ठीक है, कोई आपको ढूंढना नहीं है, कोई चीज आपको याद करनी नहीं है, केवल आपको इस चीज को याद करना है। केटीएम 2 एक तरफ लिख लेना है और एक तरफ कचट तब लिख लेना है। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन आपने बताना है कौन सा वर्ण होगा यहां पर। तो देखिए आप देखते ही बता देंगे, ये तो आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन सी। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। अब का वर्ण का आपने बताना है उसकी डिटेल। देखिए जो का वर्ग है आपके कंठ से बोला जाता है, ठीक है, और ये स्पर्श व्यंजन है। तो अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं तो आप पाएंगे, और एक और चीज, का आपका वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, इसको भी हम बात करते हैं। देखिए पहले एलिमिनेट कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो पता है कि का कंठ से बोला जाता है, कचट तो से आप निकाल लेंगे, तो कंठ वाला है, बाकी इनको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको पता है कि जो का है आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श है, संघर्ष को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, अब केवल 2 बच गए, महाप्राण और अल्प प्राण। जो का है वर्ग का पहला वर्ण है, और हमने पढ़ा है कि हर वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण होता है। इसे भी हटा दीजिए, ऑप्शन तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो श्रा में कौन कौन से वर्ण हैं आपके। श्रा में आपका छोटी वाली शा और जो गोल वाली शा है यह आदि है। ठीक है, और रा जिसके नीचे आधा लगा होता है वो यानी कि अपने आप में आधा है। ठीक है, तो गोल वाली शा और रा से मिलकर बना है आपका ये संयुक्त व्यंजन, इसे आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है,
हिंदी की होष्टीय ध्वनि कौन सी है? तो अब आपको होष्टीय ध्वनि यहां पर बताना है। फिर से देखिए, आपको वही वाला फॉर्मूला याद करना है। कचट तप को लिखना है। कचट तप अगर आपको लिखेंगे, होस्ट वाला बताना है, यानी कि KTM2 आखिर में ओ आएगा और इधर से कचट तप यानी कि पा आएगा। पा वर्ग बोला जाता है होस्ट से। अब बताइए इनमें से कौन सा वर्ण है जो पा वर्ग में आता है? तो पा, फ, ब, भ और मा। तो भ आता है आपके पा वर्ग में और हमने निकाला पा वर्ग आपके कहां से आता है? होस्ट से आता है। ठीक है, इसे याद करेंगे। व्यंजन और स्वर के संयुक्त को क्या कहते हैं? तो जब व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं तो इन्हीं को अक्षर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हम जब वर्णों को, चाहे वो स्वर हो व्यंजन हो, आपस में मिलाते हैं तो हमारे शब्दों का निर्माण होता है, हमारे अक्षरों का निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? अब ये नया टर्म है। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं जो 25 होते हैं, हमने संघर्षी पढ़े हैं जो 4 होते हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब ये दोनों को जोड़ दिया, स्पर्श संघर्षी। देखिए, जो हमारे 5 महत्वपूर्ण वर्ग हैं, कचट तप, ठीक है, इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। लेकिन जो ये बीच वाला है, चा वर्ग है, इसे स्पर्श संघर्षी भी बोला जाता है। स्पर्श में भी आता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। तो चा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। इसे आपको याद करना है। ठीक है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित में आपको ला के साथ इसको नहीं मिलाना है, वा तो अर्धस्वर होता है, ड आपका स्पर्श व्यंजन है, एक ही बचा रा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या होते हैं? तो ये दोनों के दोनों अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जो ये अंग है इसे अनुस्वार बोला जाता है और जो ये है इसे विसर्ग बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा, जो अनुस्वार और विसर्ग हैं कौन से वर्ण हैं? आप बताएंगे अयोगवाह वर्ण है। ना ये व्यंजन के साथ रखे जा सकते हैं, ना ये स्वर के साथ रखे जा सकते हैं। रखा इनको स्वर के साथ जाता है, उच्चारण इनका व्यंजन की तरह होता है। ठीक है, इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? उच्छिप्त व्यंजन आपने बताने हैं। उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसे भी याद करना। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन को। 2 ही होते हैं, ड और अणा, जिनके नीचे बिंदी होती है उन्हीं को याद करना। उच्छिप्त व्यंजन आपको टिक करना है, इस पर आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आराम से बता देंगे, पूरी प्रैक्टिस हमने कर ली है। स्पर्श व्यंजन हमारे 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, यानी संख्या 25 है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा हमारा मूल व्यंजन नहीं है? अक्षा, यह एक संयुक्त व्यंजन है। मूल व्यंजन हमारे जो स्पर्श व्यंजन है 25, इनको जो अंतस्थ व्यंजन है 4 और जो हमारे 4 संघर्षी व्यंजन है उनको माना जाता है टोटल 33। जब हम इसमें उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों को जोड़ देते हैं तब यह संख्या 39 बनती है। ठीक है, इसको याद करेंगे। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग पहचानने की सबसे बड़ी पहचान यही 2 बिंदियां होती हैं। ऑप्शन ए। अयोगवाह कहा जाता है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया कि जो अंग वाला है इसे अनुस्वार बोलते हैं और जो ये वाला था इसे विसर्ग बोलते हैं। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। ऑप्शन डी। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से अल्प प्राण व्यंजन आपने बताना है, देखते ही आप बता देंगे। देखिए, किसी भी वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा गा, क्योंकि जो गा है ये आपके का वर्ग का तीसरा वर्ण है। क, ख और फिर आता है गा। ख की बात करें, का वर्ग का दूसरा वर्ण है। ठ की बात करें, टा और ठ ये दूसरा वर्ण है। ग की बात करें तो ये आपका का वर्ग का चौथा वर्ण है। हमें क्या ढूंढना था? पहला, तीसरा और 5वां। तो पहला है आपका गा, ऑप्शन यहां पे सही है। ये आपके का वर्ग का तीसरा वर्ण है, अल्प प्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन बताइए। अल्प प्राण कौन होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। का आपको दिख गया, ये तो पहला ही है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है?
तो फिर से अल्प प्राण आपने बताना है। अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। चा दिख गया, ये तो पहला है, चा वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये आपका अल्प प्राण है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? देखिए क ख ग ये तो होगा नहीं क्योंकि ख आ गया, ठीक है। ट ठ ठ आ गया, ये भी होगा नहीं। अल्प प्राण आपने बताना है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा च, ज और ज्या। ये आपके चा वर्ग का पहला है, ये चा वर्ग का तीसरा, ये चा वर्ग का पांचवा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। त थ ये दूसरा वर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण आपने बतानी है, इनमें से कौन सी है? तो पहला, तीसरा और पांचवा याद करेंगे। ता वर्ग का पहला वर्ण ता होता है। इनमें से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो इनमें से अल्प प्राण बतानी है, तो का हमें दिख गया, पहला वर्ण है, सही आंसर है। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष और अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है आपने बताना है। सही आंसर है जो क और ता है, ये अघोष और अल्प प्राण है। अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अघोष आगे के दो, तो क और ता आगे के दो में आते हैं, ऑप्शन सी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इनके जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क ग इनमें कम निकलती है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है उनको कहते हैं महाप्राण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। और हर वर्ग का पहला और दूसरा आपका आगे के दो अघोष कहलाते हैं। सभी महाप्राणों वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो कौन से वर्ग में सभी महाप्राण हैं आपके? तो ये है आपका ऑप्शन बी। ख, छ और ठ ये आपका महाप्राण है, ठीक है। बाकी सारे आपके अलग अलग हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण कौन सा है? अब देखिए आपने ऐसा वर्ण चूज करना है जो स्पर्श व्यंजन है, कंठ से बोला जाता है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। देखिए जो स्पर्श है, जो आपका गा है, सारे के सारे स्पर्श हैं, कंठ से आते हैं। कंठ से आपका केवल क और आपका ख बोला जाता है, ग भी बोला जाता है, घ भी बोला जाता है। तो चारों के चारों आपके कंठ से बोले जाते हैं, ये भी ठीक है। अघोष की बात करते हैं। अघोष होते हैं आगे के दो, तो क और ख ये आगे के दो हैं, तो ये दोनों अघोष हैं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। महाप्राण पूछा है, तो हर वर्ग का दूसरा वाला महाप्राण होता है, ये तो अल्प प्राण है, ये हमारा सही हो जाएगा। किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है? ये हमें किसमें सुनाई देती है? महाप्राण में, ठीक है। हवा होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हवा ज्यादा निकलती है, तो वो आपके महाप्राण होते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यहाँ पर आंसर था हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन आपने बताना है। अब दा वाला बताना है जो दंत से बोला जाता है। देखिए जो ता वर्ग है आपका दंत से आता है, और महाप्राण बताना है, तो दूसरा वाला वर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन था इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आगे का है तो अघोष हो गया, महाप्राण भी है तो आगे के दो में आ गया, दंत से ता वर्ग का है, ठीक है। तो इसे आपको टिक करना है। जो था वर्ण है ये आपका स्पर्श भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है और व्यंजन भी है, इसे भी आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी हिंदी रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 था, जिसमें हमने वर्णमाला का यहाँ पे रिवीजन करा। ये वर्णमाला का रिवीजन के आपका पहला पार्ट था। 100 क्वेश्चन के करीब आज हमने 100 क्वेश्चन के करीब देखे। 100 के करीब हम कल के वीडियो में भी इनको रिवाइज करेंगे, जिससे आपकी पूरी वर्णमाला क्लियर हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के बाद आपकी वर्णमाला बहुत अच्छे से आपके उसके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कवर किया कि आपको बताते हुए चले कौन कहां पर है, कौन किस वर्ग में आता है। उम्मीद करता हूं आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो चीजें रह गई हैं वो कल वाले वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो रिवीजन का हमारा सेकंड पार्ट होगा वर्णमाला का, और हिंदी सीरीज का 5वां पार्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।